दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे दूरदर्शन के इस बेहद ही खास कार्यक्रम बिहार बिहान में। मैं हूं राकेश। दर्शकों, पटना शहर अतीत की कहानियों से भरा पड़ा है। इसकी धरती की बात की जाए तो इसकी धरती ने अनेक शानदार सभ्यताओं के आगमन को देखा है। इसके साथ ही इस धरती के इतिहास की बात की जाए, यानी कि पटना के धरती के इतिहास की बात की जाए तो इसका इतिहास धागे से बने उस गेंद की तरह है जो कई सारे पर्दे को खोलती है, जो आपको कई खमोपेश और मोरों के साथ चकित करता है। जी हाँ, दरअसल हम जिक्र कर रहे हैं राजधानी पटना के उस जादूघर का जो पटना का ऐतिहासिक धरोहर में शामिल है। हम बात कर रहे हैं पटना संग्रहालय की। आज अपने इस खास कार्यक्रम में काफ़ी सारी चर्चा करेंगे, इसकी गहराई के बारे में जानेंगे कि पटना संग्रहालय का आज महत्व कितना ज़्यादा बढ़ गया है और वर्तमान समय में बदलते वक्त के साथ इसमें कितना सारा बदलाव आया है और क्या कुछ इसमें नया देखने को मिल रहा है और क्या कुछ ज्ञानवर्धक जो बातें हैं आज हम आपको बताने जा रहे हैं। यूँ कहिए कि मौखिक रूप से आज हम आपको पटना संग्रहालय का दर्शन कराएंगे और इसके लिए हमने अपने स्टूडियो में अपने खास मेहमान को भी आमंत्रित किया है। लेकिन अपने मेहमान से रूबरू कराने के पहले आप जानते हैं कि हम आपके साथ अपने जो विचार हैं वो साझा करते हैं, जो हमारे महात्माओं द्वारा दिए गए होते हैं, जो हमारे रास्ते को, हमारे मार्ग को हमेशा प्रशस्त करते हैं, आगे चलने की प्रेरणा देते हैं और जीवन में उजाला भरते हैं। चाहे वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो या फिर स्वामी विवेकानंद हो या फिर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो आइए एक नज़र डालते हैं उन्हीं महात्माओं के सुविचार पर। सत्य कभी भी ऐसे कारण को क्षति नहीं पहुंचाता जो उचित हो। अपनी ताकत में विश्वास करो, उधार की ताकत आपके लिए घातक हो सकती है। पटना संग्रहालय के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, उसके बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। मैं आपको बता दूं कि राजधानी पटना की शान पटना संग्रहालय के जर्रे जर्रे में इतिहास बसा हुआ है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर मुगल कालीन की कई यहाँ पर जो नायाब चीज़ें अंकित है वहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ अगर वहाँ के बगीचों को अगर आप नज़र डालते हैं तो वहाँ पर जो बगीचे में एंट्री के लिए वहाँ पर नक्काशीदार द्वार बनाया गया है जो 8वीं शताब्दी के है। वहाँ पर इसी के साथ साथ कई तोपें जो खड़ी हैं जो मुख्य आकर्षण का केंद्र बनाती हैं और भी ऐसा न जाने बहुत कुछ जिसे देखने के बाद पटना संग्रहालय का दीदार अब बार बार हर बार करना चाहेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि इससे जुड़ी अधिक जानकारी देने के लिए और पटना संग्रहालय पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं पटना संग्रहालय के संग्रहालय अध्यक्ष और पुरातत्व और संग्रहालय विशेषज्ञ डॉक्टर शंकर सुमन जी। शंकर सुमन जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम बिहार बिहान में। धन्यवाद। शंकर सुमन जी से मैं आगे बात करूं इसके पहले मैं इनके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन और भी देना चाहूँगा आपको कि डॉक्टर शंकर सुमन वर्तमान में पटना संग्रहालय अध्यक्ष हैं। इसके पद के साथ साथ रामचंद्र शाही संग्रहालय मुजफ्फरपुर, दीप नारायण सिंह संग्रहालय हाजीपुर, चेचर संग्रहालय जो कि वैशाली में और इसके प्रभारी के रूप में ये कार्यरत हैं। तो सबसे पहले एक बार फिर से पुनः स्वागत करना चाहेंगे सर। एक साथ कई सारी बड़ी जिम्मेदारियों का आप निर्वहन कर रहे हैं। जानना चाहेंगे कि पटना संग्रहालय की अगर बात करें तो यहाँ पर कब से आप कार्यरत हैं और चूंकि एक लंबा अरसा बीत गया है, आप इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो इसके पहले का आपका कार्यकाल कैसा रहा है और अभी तक की जो जर्नी रही है कैसी रही है आपकी? मैं पटना संग्रहालय में 2009 में एज ए वॉलंटियर गाइड के रूप में जुड़ा था जी। और आज मैं उस संग्रहालय में संग्रहालय अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हूँ। तो ये एक जो 9 से लेके 2021 तक का जो जर्नी है वो अपने आप में मतलब लंबा अनुभव है मेरा और मैंने बहुत नीचे से देखा है इस म्यूज़ियम को और आज मैं पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा हूँ, यहाँ जी संभाल रहा हूँ। बिल्कुल आगे बढ़ेंगे और चूंकि पटना संग्रहालय से आप 2014 से ही जुड़े हुए हैं और इसके पीछे का आपका भी काफ़ी लंबा इतिहास रहा है इस पुरातत्व को लेकर, उसके बारे में भी कई सारी बातें करेंगे। लेकिन पटना संग्रहालय की अगर बात की जाए तो उसके स्थापना को लेकर हम बात करेंगे। इसकी स्थापना कब की गई, कैसे की गई, क्या उस समय परिवेश माहौल था और सबसे बड़ी बात किस उद्देश्य के साथ इस संग्रहालय की स्थापना की गई थी? 1912 के पहले बिहार, बंगाल और उड़ीसा ये तीनों क्षेत्र मिला के बंगाल प्रेसिडेंसी के रूप में जाना जाता था और इस क्षेत्र में उस समय एक ही म्यूजियम हुआ करता था, इंडियन म्यूजियम कलकत्ता जी। और जो भी इस क्षेत्र में पुरावशेष मिलते थे उनको वहीं पे प्रिजर्व किया जाता था, वहीं रखा जाता था। लेकिन 1912 में जब बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार और उड़ीसा कंबाइन रूप से अलग होता है और उसी समय DB स्पूनर के द्वारा कुम्हरार की खुदाई चल रही होती है। कुम्हरार जो पार्क है वहाँ पे तो बहुत सारे एंटिक्विटी मिलने लगते हैं
अब बिहार के लोग अब ये नहीं चाहते कि हम अपने एंटीक्विटी को दूसरे स्टेट को दें, क्योंकि बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार और उड़ीसा अलग हो चुका था। तो बिहार एंड उड़ीसा के फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल थे सर एस्टुआर्ट बेली, जिनके नाम पे बेली रोड है। उनके आवास पे 20 जनवरी 1915 को एक बैठक बुलाई जाती है और उसी बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा एक मांग की जाती है कि अब बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार अलग हो चुका है, तो हमारे यहाँ एक म्यूज़ियम होना चाहिए, हमारे यहाँ एक लाइब्रेरी होना चाहिए, हमारे यहाँ एक रिसर्च सेंटर होना चाहिए। इसी कंसेप्ट में आगे चल के 1917 को पटना हाई कोर्ट के एक छोटे से कमरे में एक छोटा सा म्यूज़ियम का उद्घाटन किया जाता है। सर एडवर्ड गेट, जो तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल थे बिहार एंड उड़ीसा के, उनके द्वारा। और जो वर्तमान जो संग्रहालय भवन आप देख रहे हैं, ये ज़मीन अलाउड की जाती है 1925 में। 700 × 500 स्क्वायर फीट की ये ज़मीन होती है और उसी समय से ये बिल्डिंग बननी शुरू होती है। मुगल राजपूत शैली में बनी इस बिल्डिंग का डिज़ाइन किया था राय बहादुर विष्णु स्वरूप ने। और ये म्यूज़ियम जो है 7 मार्च 1929 को आम दर्शकों के लिए खोल दिया जाता है। सर स्टीफेंसन उस समय यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल रहते हैं बिहार एंड उड़ीसा के, उनके द्वारा। और तब से ये म्यूज़ियम जो है वो निरंतर चला आ रहा है। और मैं बताऊं कि 1936 में उड़ीसा यहाँ से अलग हो जाता है, तो बहुत सारे ऐसे एंटीक्विटी थे जो उड़ीसा के भी यहाँ पे मतलब रखे गए थे। फिर बाद में 2000 में झारखंड अलग होता है, तो इस तरह ये बहुत सारी एंटीक्विटी जमा होने लगती हैं। जब जमा हो जाता है तो फिर हम लोग पूरा दिखा नहीं पाते थे सारे एंटीक्विटी को। तब इसी कंसेप्ट में आगे हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा ये निर्णय लिया गया कि हम सारे पुरावशेषों को आम दर्शक तक पहुंचाएं। इसके लिए 2015 में बिहार म्यूज़ियम समिति का गठन किया गया और बिहार म्यूज़ियम बनाया गया। तो इस तरह यहाँ पे एक म्यूज़ियम जो है 1917 से लेके ये अभी तक का जो आप एक देख सकते हैं। बिल्कुल, जो इतिहास का जो रूप है कहीं ना कहीं एक बार फिर से एक नया रूप लेकर दर्शकों के समक्ष आम जनता के बीच है। और कहीं ना कहीं इतिहास भी ये चाहता है और सरकार भी ये चाहती है कि हमारा जो इतिहास है उसे अधिक से अधिक जो रूबरू हैं उसके बारे में गहराई से आम लोगों के बीच भी जानकारी, इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और भी बिहार म्यूज़ियम को लेकर भी हम काफ़ी सारी बातें करेंगे, लेकिन पटना संग्रहालय की बात की जाएगा। विशेष रूप से संग्रहालय की हम बात कर रहे हैं। किसी भी संग्रहालय में कोई भी वस्तुएं जब रखी जाती है, उसके अवशेष या फिर पुरातत्व विभाग से जुड़ा हुआ होता है, काफ़ी लंबा समय अंतराल होता है, पुरानी वस्तुएं रखी जाती है। अमूमन आज के समय भी अगर खुदाई में कोई पुराने अवशेष मिलते हैं तो उसे भी तरजीह दी जाती है संग्रहालय में रखने को लेकर। तो हमारा सवाल यह है कि संग्रहालय में वस्तुएं रखने की जो चीज़ें होती हैं उसका मानक मापदंड क्या होता है, क्या उसकी शर्तें होती हैं उसके? संग्रहालय में जनरली पुरावशेष, कलाकृतियाँ और पांडुलिपियों को रखा जाता है। ये जो पुरावशेष, अब पुरावशेष और कलाकृतियाँ कहते किसे हैं? पुरावशेष जो प्राचीन वस्तु हो गई, लेकिन ये जो उसका एक मापदंड है, जैसे कोई भी वस्तु जब 100 साल पुरानी हो जाती है तो पुरावशेषों की श्रेणी में आ जाती है। और वही कंडीशन अगर पांडुलिपि के साथ हम देखें तो पांडुलिपि के साथ 75 साल एक टाइमलाइन फिक्स किया गया है, 100 साल और 75 साल। तो इसके बाद की जो वस्तु होती है इतनी पुरानी हो जाती हैं तो ये कह सकते पुरावशेषों की श्रेणी में आ जाते हैं। लेकिन इनके साथ एक और कंडीशन है कि इनका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस भी होना चाहिए। अगर ये 100 साल पुरानी है, अगर हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस नहीं है तो ये हमारे कोई काम की नहीं। अब इसको इस तरह हम समझ सकते हैं, जैसे हमारे घर में दादाजी की छड़ी है, अगर वो 200 साल, पर दादाजी की छड़ी है 200 साल पुरानी तो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर 100 साल पुरानी गांधी जी की छड़ी है तो हम उसको एज ए एंटीक्विटी मतलब के तौर पे उसको संग्रहालय में रखते हैं। अब उसी तरह मोनूमेंट में हम बात करें तो हमारा घर जो है, पुश्तैनी अगर घर है 200 साल 500 साल पुराना है तो वो कोई हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस नहीं। अगर ताजमहल है, कुतुब मीनार है, तो वो चाहे लाल किला है, तो वो हमारा हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस में वो आ जाता है। तो एक मापदंड ये हो गया कि 100 साल के साथ साथ उसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी होना चाहिए। वही वस्तु म्यूजियम में आती हैं, उन्हें ही रखा जाता है। जी, यानी कि समय कितना भी पुराना क्यों ना हो, यानी कि पुरानी वस्तुएं कितनी ही भी क्यों ना हो, चाहे 100 साल हो या 200 साल हो, ऐतिहासिक वो होना चाहिए, किसी विशेष इतिहास से उसका जुड़ाव है वो होनी चाहिए। उसके बाद ही ये मापदंड तैयार होता है
म्यूजियम में रखने को लेकर। चलिए, अच्छी बात आपने बताई। एक अहम सवाल ये भी है कि पटना म्यूजियम तो सभी लोग घूमने जाते हैं, दर्शक दीर्घा वहाँ पर होते हैं, कई सारे वस्तुओं को देखा जाता है, अवलोकन किया जाता है, उसके बारे में पढ़ा भी जाता है, कई सारी जानकारियाँ म्यूजियम जाने के बाद हमें जो जानकारी मिल पाती है। यूँ कहीं कि एक शिक्षा का पूरा घर होता है वो म्यूजियम। तो विशेष कार्य के रूप में अगर म्यूजियम की अगर बात की जाए तो संग्रहालय का मुख्य काम क्या होता है, अगर संग्रहालय के तौर पर देखा जाए तो? संग्रहालय का मुख्य काम 5 काम कह सकते हैं कि 5 कार्य जो होते हैं मुख्य होते हैं उसके। सबसे पहला होता है कलेक्शन। कलेक्शन यानी जो भी संग्रह है, पुरावशेषें हैं चाहे कलाकृतियां हैं, उनको म्यूजियम में लाना, पहले कलेक्ट करना, मतलब जहां भी मिलती हैं तो उनको पहले म्यूजियम लाते हैं। फिर लाने के बाद सबसे पहला काम होता है उसका डॉक्यूमेंटेशन, वो कितनी पुरानी है, क्या है, किस अवस्था में, तो उनका पहले रजिस्टर में डॉक्यूमेंटेशन हम लोग करते हैं। तो पहला काम हो गया वो मतलब कलेक्शन। फिर दूसरा काम जो होता है महत्वपूर्ण, वो रिसर्च का होता है। जब वो ऑब्जेक्ट आ जाती हैं तो हम रिसर्च करते हैं कि वो किस काल की हैं, किनके द्वारा बनाई गई, कि उनका क्या ऐतिहासिक महत्व है, जो हम लोगों तक पहुंचा सकते, तो उस पर एक रिसर्च वर्क होता है। फिर तीसरा जो काम होता है हमारा वो होता है संरक्षण। देखिए, कोई भी वस्तु बनती है, कोई भी सामान है, उसकी एक लाइफ होती है कि वो कभी ना कभी उनका क्षरण होना है, उनको नष्ट होना है। तो एज ए संग्रहालय कर्मी के रूप में, एज ए पुरातत्व कर्मी के रूप में, इतिहास के जानकार होने के नाते हमारा ये कर्तव्य होता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रह सके। तो जो हमारा तीसरा काम है कि उसमें अगर कोई रस्ट है तो रस्ट को कैसे मतलब उसको निकालेंगे, चाहे उसको मतलब ज़्यादा उसको लाइफ दे सके, वो तीसरा। फिर चौथा काम जो होता है हमारा, वो काम होता है पब्लिकेशन का। अब पब्लिकेशन में जैसे है, हम ब्राउज़र के साथ, पंपलेट के साथ, हम कह सकते हैं आर्टिकल के माध्यम से, हम बुक के माध्यम से उसको हम लोग मतलब पब्लिश करते हैं और पब्लिश करके लोगों तक। और उसी में एक कह सकते हैं कि जैसे हम सेमिनार भी करते हैं, जब छोटा मोटा सेमिनार करके हम उस ऑब्जेक्ट को वहाँ पे सब विद्वत जनों के बीच में, स्टूडेंट के बीच में उनको रखते हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट काम होता है हमारा, वो प्रदर्शक का होता है। जो आप वहाँ पे जाते हैं, वो दर्शक कैसे उसका डिस्प्ले होना चाहिए, किस एंगल से होना चाहिए, उस पर लाइट क्या होना चाहिए, उसका आई लेवल क्या होना चाहिए, किस लेवल पे। जैसे छोटी वस्तुएं हैं, छोटी वस्तु को अगर नीचे देख देंगे तो गर्दन नीचे करके देखना होगा, चाहे ऊपर रख देंगे तो ऐसे करके, तो उसको एक आई लेवल पे रखा जाता है जो दर्शकों तक उसको पहुंचा। तो ये 5 प्रमुख कार्य, पहला कलेक्शन, दूसरा रिसर्च, तीसरा संरक्षण, चौथा जो होता है पब्लिकेशन और 5वां प्रदर्शन। ये 5 काम जो है जनरली संग्रहालय कर्मियों का होता है और संग्रहालय का। जी बिल्कुल। और प्रदर्शन यानी कि लास्ट होता है प्रदर्शनी, जिसके बाद जो मूल रूप में जो वस्तु होता है वो अब दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत होता है और दर्शक उसे लुत्फ उठाते हैं, आनंद लेते हैं और उसके बारे में कई सारी जानकारियाँ भी इकट्ठा करते हैं। और भी संग्रहालय से जुड़ी कुछ विशेष और रोचक बातों के साथ हम आपके साथ साझा करेंगे और लगातार इस पर कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें होंगी। लेकिन दर्शकों, फिलहाल मैं आपको बता दूं कि हमारा जो सेगमेंट हो चला है वो स्वास्थ्य से जुड़ा सेगमेंट है। यानी कि सुबह सुबह योगा करना किसी को बहुत ही पसंद होता है, सभी को अच्छा लगता है, क्योंकि योग सिर्फ मन को शांति नहीं देता बल्कि शरीर को स्वस्थ रखता है और फिट भी रख सकता है। तो योग के माध्यम से कैसे अपने आप को रोज़ाना हर सुबह हम फिट और अपने आप को तंदुरुस्त रख सकते हैं, आइए देखते हैं योग के इस सेगमेंट में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बिहार बिहान के योग सेगमेंट में। आज हम लोग अभ्यास करने जा रहे हैं मार्जरी। ये एक बहुत ही अच्छा अभ्यास है, आपके मेरुदंड के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास, खासकर महिलाओं लोग के लिए ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है। पुरुष भी इसको कर सकते हैं और सभी लोग कर सकते हैं। आपकी मेरुदंड को बिल्कुल लचीला बनाता है, आपके साइटिका के प्रॉब्लम्स को, कमर दर्द की समस्या को और जितना भी जकड़न अकड़न आपके पूरे स्पाइनल कॉर्ड में होती है, इसको वो दूर करता है। जैसा आप जानते हैं, हमारा स्पाइन हमारे जीवन का आधार है, उसका स्वस्थ होना बहुत ही आवश्यक है, केवल शारीरिक रूप से नहीं, आध्यात्मिक और मानसिक रूप से भी। जब हम अभ्यास को करते हैं तो हमारे एक एक वर्टिब्रास में प्रॉपर
जितने हमारे नस नाड़ियाँ वहाँ से गुजरती हैं उसमें प्रॉपर एनर्जी का प्रवाह होता है। हमारे ब्रेन से जितनी भी सिग्नल्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही पूरे शरीर के अंगों में जाती है, उसमें ऊर्जा का प्रवाह बहुत ही अच्छा होता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपकी बढ़ती है। आपकी पूरी नर्वस सिस्टम, आपकी हार्मोनल सिस्टम भी इससे सकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। इसका अभ्यास आप नित्य करें और इसका लाभ उठाएं। हम लोग मार्जरी का अभ्यास करने जा रहे हैं। उसके लिए सर्वप्रथम सबसे पहले वज्र आसन में आ जाइए। वज्रासन में दोनों घुटने को मोड़कर अपने नितंब को अपने एड़ी पे रखेंगे, दोनों एड़ी खुली हुई होगी। इसके बाद अपने दोनों हाथों और दोनों घुटने पे आ जाइए। आपका दोनों हाथ आपके कंधे के जस्ट 90 डिग्री और दोनों घुटना 90 डिग्री, केहूनी बिल्कुल सीधी होगी। इस अभ्यास के लिए श्वास लेंगे, सर को ऊपर करेंगे और आपकी मेरुदंड नीचे की तरफ जाएगी और टेलबोन ऊपर की तरफ, और श्वास छोड़ेंगे, सर नीचे की तरफ, ठुड्डी सीने की तरफ और आपका स्पाइनल कॉर्ड राउंडेड। इस अभ्यास को लगातार करते रहिए बिल्कुल स्थिरता के साथ। आप अपनी मानसिक सजगता को अपने पूरे स्पाइनल कॉर्ड में रखिए। ये आपके पूरे मेरुदंड के लचीलेपन के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। खासकर जितनी भी महिलाएं हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। हम स्पाइनल कॉर्ड में जितनी भी नस नाड़ियाँ हमारे शरीर में जाती हैं उनको ये काफ़ी शिथिलता प्रदान करता है। और जैसा हम जानते हैं कि हमारे पूरे स्वास्थ्य के लिए हमारे रीढ़ की हड्डी का स्वस्थ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो उसमें बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद है। यह आसन कोई भी लोग कर सकते हैं। अगर जिनको साइटिका की प्रॉब्लम है, बहुत सीवियर है, या आपको रीढ़ की हड्डी की कोई और अन्य समस्या है, तभी आप ना करें। एक सलाह हमेशा दिया जाता है कि आप डॉक्टर के देख रेख में ही कुछ करेंगे। पर अगर आपको हल्की सी दर्द है, साइटिका की प्रॉब्लम है, तो आप बहुत ही लाभप्रद होगा। अभ्यास के प्रति हमेशा सजग रहें। सर आकाश की तरफ होगा जब सर ऊपर हो, और ठुड्डी को सीने की तरफ लाने का प्रयास करेंगे। अभ्यास के प्रति लगातार सजग बने रहिए। श्वास लेकर सर ऊपर, नाभि नीचे की ओर, रीढ़ की हड्डी नीचे की तरफ पूरी झुकेगी। जैसा एक कैट आपने देखा होगा, बिल्ली, मार्जरी का शब्द ही होता है, उसका मतलब होता है बिल्ली। उसी से इस आसन को लिया गया है। अभ्यास के प्रति लगातार सजग बने रहिए। आप जितनी भी मांसपेशियों में खिंचाव हो रहा है, आपके पाचन क्रिया के अंगों में जो रक्त संचार हो रहा है, प्राण की ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, उसके प्रति मानसिक सजगता आपकी बनी रहे। आपके केहूनी हमेशा सीधे ही होते हैं। लगातार अभ्यास के प्रति सजग रहिए। श्वास का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि जैसे आप श्वास के साथ किसी अभ्यास को करते हैं, आप पूर्णतः उसके लाभ को महसूस कर पाएंगे। याद रखिए, योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, आपकी सजगता बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम श्वास पर अपने ध्यान को लेकर जाते हैं तो हम प्राकृतिक रूप से, आंतरिक रूप से सजग हो जाते हैं। हमारी जितनी ग्रंथियाँ हैं, जितनी नर्वस सिस्टम है, वो हमारे अनुकूल कार्य करता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बढ़ता है। इससे शारीरिक साथ ही साथ मानसिक और आध्यात्मिक लाभ भी होता है। हाँ, फोरहेड ज़मीन में, एल्बोज रिलैक्स्ड। अभी हमने देखा मार्जरी और उसके लाभ को। अगले सेगमेंट में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए आसन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। के बाद पुनः हम स्वागत करना चाहेंगे हमारे विशेष प्रस्तुति बिहार में। और जैसा कि संग्रहालय जो अध्यक्ष हैं, पटना संग्रहालय के अध्यक्ष हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर शंकर सुमन जी, जो काफ़ी सारी बातें और रोचक बातें और अंदर की जो जानकारियां हैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और काफ़ी रोचक जानकारियां हमारे बीच साझा भी हो रहा है। पुनः स्वागत करना चाहेंगे डॉक्टर शंकर सुमन जी हमारे इस खास कार्यक्रम बिहार में। संग्रहालय से जुड़ी कई विशेष बातों पर हम चर्चा कर रहे थे और बता रहे थे कि क्या कुछ वहाँ पर कलाकृतियाँ जो हैं विशेष रूप में मौजूद हैं, और किस तरह वहाँ पर संग्रहालय के
के जो वस्तुएं रखी जाती है प्रदर्शनी के तौर पर। आगे हमारा ये सवाल रहेगा कि यूँ तो कई सारी यहाँ पर कलाकृतियाँ और अवशेष वहाँ पर मौजूद हैं जो दर्शकों को अपनी ओर ध्यान आकर्षित कराती है, लेकिन मुख्य तौर पर अगर बात करें तो विशेष कलाकृतियाँ वहाँ पर क्या है, जो पूरा विशेष हैं वो क्या है जो वहाँ पर मुख्य आकर्षण का केंद्र है और इसका जो महत्व है और भी ज़्यादा बढ़ जाता है जब दर्शक इसके बारे में जानते हैं। वर्तमान में पटना संग्रहालय में जो है गैलरियाँ हैं, उसमें मैं बताऊं कि सबसे पहले जूलॉजिकल गैलरी है भूगर्भ दीर्घा। उसमें आप देखेंगे कि एक फॉसिल ट्री है जो 53 फीट लंबा जो पेड़ में कन्वर्ट हो गया है, वो उसमें डिस्प्ले है। और उसके साथ ही बहुत सारे मिनरल्स हैं जो मतलब इंडिया नहीं पूरे विश्व में, विश्व के जो स्टोन हैं वहाँ पे मिनरल्स आप देख सकते हैं उस गैलरी में। फिर दूसरा है हमारे यहाँ नेचुरल हिस्ट्री गैलरी। नेचुरल हिस्ट्री गैलरी जो है ये 1930 के आसपास ये बनाया गया था। ऐसे लोग जनरली जानते हैं कि म्यूजियम में मूर्तियाँ रहती हैं, टेराकोटा रहते हैं, तो बच्चे आएंगे तो बच्चे उनको देख के उनका अट्रैक्शन नहीं होगा। तो उस समय 1930 के आसपास ये सारे जो है नेचुरल हिस्ट्री के जो हैं जानवर्स के जो आप देखेंगे वो सारे इंडियन म्यूजियम कलकत्ता से यहाँ पे लाए गए थे और उनको इस गैलरी में लगाया गया था। उसमें स्किन ओरिजिनल है, साइज ओरिजिनल है और अंदर के मटेरियल स्टफ करके उनको रखा गया है वो। फिर नेक्स्ट गैलरी हमारा जो है एक वर्तमान में एक पेंटिंग्स मतलब हुआ था यहाँ पे बिहार म्यूजियम में वर्कशॉप। गांधी जी का जब 100 साल हुआ था चंपारण सत्याग्रह का, तो उससे जो पेंटिंग्स वहाँ पे नामचीन आर्टिस्ट जो हैं उनके द्वारा बनाई गई सारी पेंटिंग्स हैं, उनको एक गैलरी में डिस्प्ले किया गया है। फिर जब आप जैसे ही फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे ऊपर में, तो वहाँ पे पंडित राहुल संकीर्त्यायन का कलेक्शन है। पंडित राहुल संकीर्त्यायन तिब्बत जाके 22 खच्चर पे उन्होंने बहुत सारी सामग्रियाँ वो लाए और ला के वो सारा यहाँ पे उन्होंने डोनेट कर दिया, तो वो यहाँ पे उनकी रखी, जिसमें थंका पेंटिंग्स मैनस्क्रिप्ट्स यहाँ पे रखी हुई हैं। फिर नेक्स्ट गैलरी है हमारे नेपाली ब्रॉन्जेज का। तो नेपाली ब्रॉन्जेज जो है मैं आपको बताऊं कि ये सारे ब्रॉन्जेज जो हैं अपने आप में अनूठा है और ये बौद्ध सनातन धर्म से, ये सारे दोनों धर्म से ये जुड़ा हुआ है और नेपाली ब्रॉन्जेज का अपना एक महत्व है। फिर उसी फ्लोर पर बुद्ध अस्थि कलश भी दीर्घा है, जो विश्व का एकलौता बुद्ध अस्थि कलश है जो विश्व में और कहीं नहीं है, वो यहाँ पे रखी हुई हैं। फिर नेक्स्ट आगे जाएंगे तो कला दीर्घा है। कला में जो भी आर्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे बेतिया महाराज के द्वारा डोनेट की गई, चाहे और भी जगह से जो कलेक्शन होके आया, तो उनको वहाँ पे आर्ट गैलरी में डिस्प्ले कर रखा है। फिर आगे जाएंगे तो पेंटिंग गैलरी है। तो पेंटिंग गैलरी जो है जिसमें हमारे यहाँ जो पेंटिंग्स हैं उनको एज ए सीक्वेंस में दिखाया गया है। अगर जो वस्तुएं हमारे यहाँ नहीं हैं, जैसे हम लोगों ने डायरामा के माध्यम से भीम बैठका, अजंता, कौवा कोल, ये सारा हमने दिखाया। साथ ही हम मुगल पेंटिंग से लेके पटना कलम तक का जो एक जर्नी है वो उस दीर्घा में देख सकते हैं। और फिर आगे चल के जो हमारा नेक्स्ट गैलरी है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कलेक्शन है हमारे यहाँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज ए प्रेसिडेंट, उनको जो भी गिफ्ट आइटम मिला था वो यहाँ पे उन्होंने डोनेट कर दिया। मैं बताऊं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पे बिहार में 3 जगह उनके रखे गए हैं। एक जब वो रिटायर होके आए थे तो सदाकत आश्रम के पीछे जो गांधी राजेंद्र स्मृति संग्रहालय है उसमें भी कुछ रखी हुई हैं, और जीरादेई जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट करके रखा है तो वहाँ भी रखी हुई हैं ये गैलरी। तो इतनी सारी गैलरियां हैं यहाँ पे अभी वर्तमान में देखा जा सकता है। जी बिल्कुल। और यूँ कहिए कि पटना का अगर इतिहास अगर आप जानना चाहते हैं, पुराने सदी में अगर आप झांकना चाहते हैं, इतिहास के पन्नों पर अगर नज़र डालना चाहते हैं, तो आपको म्यूज़ियम के दर्शन जरूर करने चाहिए। वहाँ आपको एक छत के नीचे इतनी सारी जानकारियाँ आपको मिलेगी, जिसके बाद आप पटना के इतिहास से रूबरू हो पाएंगे और आप समझ पाएंगे कि हमारा पटना कैसा था और अभी वर्तमान में कैसा है, इसका स्वरूप पहले कैसा था और अब कितना ज़्यादा बदल गया है। इसके साथ ही साथ इतिहास की उन तमाम सारी बातों को आपके सामने म्यूज़ियम एक खुले पन्नों की तरह रख देगा, जो वाकई में आपके जहन में होना भी बहुत ही ज़रूरी है। आगे बढ़ेंगे, चूँकि पटना संग्रहालय के साथ साथ चूँकि बिहार में अब पटना में दो संग्रहालय हो चुके हैं, एक बिहार संग्रहालय और एक पटना संग्रहालय, जो इसका इतिहास काफ़ी पुराना रहा है। चूँकि बिहार संग्रहालय की बात करें सर, तो 3-4 साल हो रहे हैं उसके उद्घाटन हुए हैं,
तो हम ये जानना चाहेंगे पटना संग्रहालय और बिहार संग्रहालय में क्या समानांतर है, क्या दोनों में अंतर है और क्या विशेषताएं दोनों की अलग अलग देखी जा रही है? देखिए, दोनों म्यूजियम एक ही म्यूजियम है। कहने का मतलब कि जब म्यूजियम बिहार म्यूजियम बना तो एक टाइम लाइन फिक्स किया गया। जो हमारा जो पटना म्यूजियम का ऑब्जेक्ट था उसको ये कहा गया कि जो शुरू से जब हमारा शुरू होता है, शुरुआत से लेके 1764 तक जो टाइम लाइन है उसकी जो ऑब्जेक्ट होंगी 1764 तक की, वो बिहार म्यूजियम में रखी जाएंगी। और 1764 के बाद की जो ऑब्जेक्ट होंगी, बैटल ऑफ बक्सर, उसके बाद की जो ऑब्जेक्ट होंगी वो पटना संग्रहालय में रखी जाएंगी। तो एक ऐसा कह सकते हैं आप कि बिहार संग्रहालय अगर आप दर्शन करने के लिए जाते हैं, वहाँ घूमने जाते हैं आप, तो वहाँ इतिहास 1764 तक का देखेंगे। 1764 के बाद से लेके अभी तक का जो इतिहास है वो पटना संग्रहालय में देख सकते हैं। और बहुत जल्द ही अभी मैं बताऊं कि पटना म्यूजियम को भी नए तरीके से वहाँ पे काम चल रहा है और इसको भी नए ढंग से बनाया जा रहा है। और ये भी आप मतलब देख सकते हैं कि एक ऐसा भी होने वाला है भविष्य में कि आप एक ही टिकट पे म्यूजियम आप वहाँ देखेंगे और उसी टिकट पे यहाँ भी देखेंगे और दोनों देख के, और एक ही टिकट पे आप मतलब पूरा इतिहास जो है, और जो पहले एक जगह छोटे कमरे में सीमित था, यानी पटना म्यूजियम तक सीमित था, वो बिहार म्यूजियम तक आगे बढ़ गया है। और ये आप देख सकते हैं वहाँ पे एज ए टाइमलाइन के अनुसार। यानी कि दायरा जो है अब थोड़ा सा और बढ़ने वाला है और दर्शकों को इसका जो लाभ मिलने वाला है, एक टिकट पर आप बिहार संग्रहालय और पटना म्यूजियम दोनों का जो भ्रमण है वो कर सकते हैं। काफ़ी विशेष बात और काफ़ी अच्छी बातें, जो इन्फॉर्मेटिव बातें हैं वो यहाँ निकल कर सामने आई है। और जो आगे मैं बात करना चाहूँगा वो कि अगर पटना संग्रहालय, पटना म्यूजियम की अगर हम बात करेंगे तो आपने बताया कि कई सारे जो कलाकृतियाँ हैं पटना म्यूजियम में मौजूद हैं, और पटना बिहार म्यूजियम की बात की जाए तो वो भी काफ़ी सारे जो पुरातत्व है वहाँ भी अब अपडेटेड जरूर होंगे इसके साथ ही। तो जैसा कि हमने पहले पूर्व में ये भी दर्शकों को ये समझाया कि जो म्यूज़ियम होता है शिक्षा का कहीं ना कहीं एक केंद्र माना जाता है, क्योंकि पूरा इतिहास आपको वहाँ पर आंखों के सामने होता है, आप उसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो पटना संग्रहालय को अगर शिक्षा की नीति से देखा जाए, शिक्षा के मद्देनज़र अगर देखा जाए तो क्या लगता है आप इसे किस तरह से जोड़कर देखेंगे और कितनी गहराई से दर्शकों को समझाएंगे इसे आप? मैं आपको बताऊं कि संग्रहालय पहले उच्च शिक्षा के तहत आता था। अभी जो हमारा है आर्ट कल्चर एंड यूथ डिपार्टमेंट के अंदर आता है, और लेकिन इसके पहले कुछ दिन पहले ये हायर एजुकेशन के अंतर्गत ये म्यूजियम्स होते थे और ये उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था और अभी भी महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। मैं खास करके बताऊं, जो पुरातत्व और इतिहास के छात्र हैं, जो रिसर्च करने वाले छात्र हैं, जो मतलब पुरातत्व की पढ़ाई करते हैं, उनके लिए ये एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। क्योंकि मान लीजिए खुदाई की पढ़ाई हम कर रहे हैं कि खुदाई कैसे की जाती है, कैसे ऑब्जेक्ट निकलते हैं, उसके बाद वो ऑब्जेक्ट निकल के आता म्यूजियम में है, तो वो म्यूजियम में वो आके ऑब्जेक्ट देखते हैं। और ऑब्जेक्ट है जैसे मूर्तियाँ हैं, मूर्तियाँ को हम पहचानने की कला है। अब जैसे ये विष्णु की प्रतिमा है, ये सूर्य की प्रतिमा है, ये क्या कहते हैं बुद्ध की प्रतिमा है, ये महावीर की प्रतिमा है। तो वो ऑब्जेक्ट जो स्टूडेंट हैं वो म्यूज़ियम आते हैं, उनको देखते हैं, वो जो अनुभूति होती है वो सीखने का जो लाइव कह सकते हैं, वो लाइव देखते हैं। उसी प्रकार टेराकोटा है, टेराकोटा भी मिट्टी के खिलौने कैसे मतलब आदि मानव रहते थे, पहले तो पहाड़ की गुफाओं में कंदराओं में रहते थे, फिर उसके बाद फिर नदी के किनारे बसने लगे, फिर एक संस्कृति डेवलप हुई। तो वो सारा जो है वो एंटिक्विटी जो यहाँ पे म्यूजियम में अगर आएंगे, वो आते हैं तो एज ए सीक्वेंस उनको देखने को मिलता है यहाँ पे। और वो एक कह सकते हैं कि उनके लिए एज ए प्रैक्टिकल के रूप में है। तो ये हायर एजुकेशन का ये केंद्र माना जाता है। खास करके जो एमए के स्टूडेंट हैं, जो पीएचडी कर रहे हैं, वो उनके लिए ये शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, शिक्षा का उच्च केंद्र इसे माना जाता है और है भी, क्योंकि बहुत कुछ यहाँ पे सीखने का मौका मिलता है और उन्हें बहुत कुछ करने का आगे अवसर भी इसमें मिलता है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे, चूँकि पटना म्यूजियम की जिस तरह से हमने बात की और आपने कहा कि यहाँ पर भगवान बुद्ध की जो अस्थि कलश है, यहाँ पर विशेष मुख्य रूप से जो आकर्षण का वो केंद्र है। पूरे दुनिया भर से कहीं न कहीं जो लोग हैं यहाँ पर दर्शन करने आते हैं, भगवान बुद्ध के अस्थि कलश है। तो यहाँ पर क्या लगता है भगवान बुद्ध के अस्थि कलश को लेकर जो फीडबैक्स होते हैं, जो पर्यटक आते हैं, उसकी तरफ से क्या रहता है और कितना बड़ा ये आकर्षण का केंद्र है पूरे विश्व भर में पटना म्यूजियम का?
पटना म्यूजियम का जो बुद्ध अस्थि कलश दीर्घा है जी वो बौद्धिस्टों के लिए मक्का समझा जाता है। जी बौद्धिस्ट यहाँ आते हैं, घंटों प्रेयर करते हैं, पूजा पाठ। मैं आपको बताऊं कि ये जो बुद्ध का जो अस्थि कलश है, ये विश्व का एकलौता अस्थि कलश है भगवान बुद्ध का, जो ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्रोत के आधार पर ये प्रमाणित है जी कि भगवान बुद्ध का ये ओरिजिनल है। इसे 1958-59 में डॉक्टर A.S. अल्टेकर, जो तत्कालीन काशी प्रसाद जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर थे, उनके द्वारा ये वैशाली स्तूप का उत्खनन करके इसे निकाला गया था। मैं इसके ऑथेंटिसिटी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। बिल्कुल। कि जब भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु को जो प्राप्त किए थे, तो उस समय यहाँ पे 7 शासक शासन कर रहे थे जी जिनमें बिहार के 2 थे, एक मगध का अजातशत्रु, दूसरा वैशाली का लिच्छवी। इसके अतिरिक्त कपिलवस्तु के शाक्य, पावा के मल, पिलिपीवन के मौर्य, अलकप के बुल, कुशीनारा के मल और रामग्राम के कोल, ये सातों कहने लगे कि बुद्ध के शरीर पे मेरा अधिकार है। जी क्योंकि कपिलवस्तु में उनका जन्म हुआ था, मगध में ज्ञान प्राप्ति की थी, कुशीनगर में उन्होंने शरीर का त्याग किया था, मतलब सारे लोगों से जुड़े हुए थे। तो सारे लोग कहने लगे कि बुद्ध के शरीर पे मेरा अधिकार है। तो कुशीनारा के जो मल थे, उन्होंने उनका दाह संस्कार करके उनके एसेस को राज दरबार में रखा और सातों लोगों की सभा बुलाई। उसी सभा में सब आपस में जूझ ही रहे होते हैं कि ये हमें मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए। इसी बीच वेस्ट द्वीप का एक ब्राह्मण द्रोण आके कहता है कि आपस में लड़ने से कुछ नहीं होगा, ऐसा करो, इनके एसेस को 7 बराबर भागों में बांट लो। तो उसने क्या किया, द्रोण 7 बराबर भागों में बांट दिया और 8वां जिस पॉट में रख के उसने डिस्ट्रीब्यूट किया था, वो पॉट अपने साथ लेके जाता है वेस्ट द्वीप। इस प्रकार 8 स्तूप का निर्माण करवाया गया। मैंने जो ये आपको कहानी सुनाई, इसकी जानकारी बौद्ध लिटरेरी सोर्सेस महापरिनिर्माण सूत्र में होती है। जी लेकिन जब अशोक राजगद्दी पर बैठा तो उसने 7 स्तूप का उत्खनन कराया और थोड़े थोड़े से एसेस निकाल के 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। इसकी जानकारी हमें बौद्ध लिटरेरी सोर्सेस दिव्या दान से होती है। और जब ये रैली कैस्केट मिला था तो इसमें 1/3 भाग ही बुद्ध के एसेस मिले थे। तो ये इस बात की पुष्टि करते हैं कि इससे रियल में एसेस निकाले गए होंगे। एसेस के साथ बुद्ध के अस्थि कलश में जो एसेस हैं, एसेस के साथ एक कॉपर पंचमार्क कॉइन्स, एक सोने का छोटा सा टुकड़ा, एक कौड़ी, एक पंचमार्क कॉइन्स और 2 मनके हैं। 2 मनके, एक स्टोन बीड्स है और एक ग्लास बीड है, उसके अंदर वो रखे हुए उनसे प्राप्त हुए हैं। और ये भगवान बुद्ध का मतलब ओरिजिनल, आप जैसा श्रीलंका में जानते हैं, हम लोग जैसा सब जानते हैं कि श्रीलंका में भगवान बुद्ध के दांत रखे हुए हैं और अनुराधापुर में, कैंडी में उनके बैकबोन रखे हुए हैं, लेकिन वो एज ए मिथक है, वो ना आर्कोलॉजिकल अप्रूव्ड है ना लिटरेरी सोर्सेस। अगर अभी तक कोई भी आर्कोलॉजिकल और लिटरेरी सोर्सेस से अप्रूव्ड भगवान बुद्ध का ओरिजिनल अस्थि कलश मिला है तो यही है, जिसे वैशाली से उत्खनन करके 1958-59 में निकाला गया है। जी बिल्कुल। ये आगे हम बात करना चाहेंगे। और डॉक्टर शंकर सुमन जी, जो स्टूडेंट्स, जो युवा, जो लोग संग्रहालय के क्षेत्र में, संग्रहालय के प्रोफेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए हमारा ये सवाल रहेगा कि उनके लिए संग्रहालय के दृष्टि से अगर देखा जाए तो क्या क्या रोजगार की संभावनाएं इस क्षेत्र में हैं? संग्रहालय में कई तरह के रोजगार की संभावनाएं हैं। एक तो जो पुरातत्व के छात्र हैं, जो इतिहास के, प्राचीन इतिहास के जो छात्र हैं, उनके लिए तो है ही कि वो एज ए संग्रहालय अध्यक्ष, टेक्निकल असिस्टेंट के माध्यम से वो यहाँ पे जुड़ेंगे और जुड़ने के बाद जो है वो मतलब यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन संभालेंगे। मैं बताऊँ कि इसके अतिरिक्त भी कई संभावनाएँ हैं, जैसे हमारे यहाँ केमिस्ट होते हैं, जो जिनका बैकग्राउंड साइंस का होता है, वो भी इसमें जुड़ सकते हैं। हमारे यहाँ मॉडलर हैं, जो मूर्तिकार, जो आर्टिस्ट होते हैं, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी प्रतिकृति बना के हम लोग उनको मतलब बेचने का काम करते हैं, उनकी मतलब उनको आम लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं, तो वो मॉडलर भी के माध्यम से भी इसमें संभावनाएं हैं। फिर फोटोग्राफर हैं,
फोटोग्राफर जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी फोटोग्राफी करनी है, उसको अच्छे ढंग से उसको मतलब बना के उनको मतलब प्रेजेंट करना है कहीं, तो ये सब संभावनाएं मतलब फोटोग्राफर हैं, मॉडलर हैं, फिर क्या कहते हैं मतलब केमिस्ट हैं, उनके और हिस्ट्री के जो छात्र हैं उनको मतलब इस संग्रहालय से वो जुड़कर अपना करियर वो बना सकते हैं। साथ ही मैं बताऊं कि इसमें थोड़ा सा हायर एजुकेशन होने की ज़रूरत है। लोग एमए के बाद हमारे यहाँ है डिप्लोमा की आवश्यकता होती है, तो एमए के ऊपर भी जो छात्र हैं एमए के बाद कर सकते हैं पीजी डिप्लोमा इन आर्कोलॉजी एंड मेजोलॉजी कर सकते हैं। अब तो पटना यूनिवर्सिटी में भी मेजोलॉजी की पढ़ाई शुरू हो गई है एमए में, तो वो वहाँ से भी वो इस क्षेत्र में जुड़ सकते हैं। साथ ही वो कई और अनुभव जैसे विभिन्न खुदाइयों में जाके वो अनुभव ले सकते हैं। तो इस प्रकार जाके बहुत सारी रोजगार की संभावनाएं हैं, बस इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि कैसे हम इसमें जुड़ें। जी, यानी कि संग्रहालय के क्षेत्र में भी यहाँ पर जो संभावना है रोजगार की वो भी देखी जाती है, बशर्ते कि प्रबल इसके दावेदार होने के साथ साथ आपको इसमें सक्षम होने की भी आवश्यकता है। इतिहास की जानकारी, इतिहास पढ़ने का जो इच्छा शक्ति अंदर से है वो आपके साथ होनी चाहिए और पढ़ाई तो आगे करनी ही है। डॉक्टर शंकर सुमन जी, एक और अहम सवाल हमारा ये रहेगा, क्योंकि पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है और कोरोना काल को कैसे आप संग्रहालय से जोड़कर देखते हैं, क्योंकि बराबर इसका क्षेत्रों पर प्रभाव देखने को मिला है। हम लोग अभी जो बंद था कोरोना पीरियड में, तो हम लोग खास करके क्या किया कि जो भी पुरावशेष हैं, जैसे कोई एंटिक्विटी ले लिया, कोई भी एक प्रतिमा जैसे जैन टेरसोही है हमारे यहाँ, तो अब वो बिहार म्यूजियम में रखी हुई हैं, तो उसके ऊपर हम लोगों ने वीडियो बनाई। वीडियो बना के उसके बारे में जैसे एज ए गाइड जो होता है वो कैसे मतलब म्यूजियम में उसको दिखाते हैं, तो उसका जो है उसको बताना उसके बारे में, उसके ऊपर पूरा रिसर्च किया हम लोगों ने। खास करके मैं बताऊं कि हम लोग जुड़े हुए हैं, एक संस्थान है फेसेस पटना, तो उनके माध्यम से हम लोग जुड़ गए, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ हैंड्स की कमी है उसमें, तो उनसे जुड़ के हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस बनाए, जिसमें अरविंद कुमार हैं जो स्क्रिप्ट राइटर हैं, सुनीता भारती उनके निर्देशन में हम लोग करते हैं काम करके। तो वो जो म्यूज़ियम की जो एंटिक्विटी है उसको हम यूट्यूब पर डाल दिया, 5 मिनट का 10 मिनट का जो वीडियो बना के, और उसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी आप देखेंगे उस वीडियो को, तो ऐसा लगेगा कि आप मतलब एज ए देख रहे हैं, मतलब साक्षात आपके सामने है, और उसके बारे में पूरी डिटेल मतलब शुरू मतलब सामने का तो है ही, उसका जो कब का है कैसे है पूरा एज ए रिसर्च करके हम लोग उसको रिसर्च वर्क करके हम लोग उसको यूट्यूब पे डालते हैं। तो वैसे करके हम लोग आम दर्शकों तक एंटिक्विटी पहुंचाने का काम किया। और उसके साथ ही हम लोगों ने क्या किया कि सेमिनार के माध्यम से कई जगह सेमिनार आयोजित हो रहे हैं, तो उसमें हम लोगों ने पार्टिसिपेट करके वेबिनार सेमिनार जो है वो अब वेबिनार में तब्दील हो चुका है कोरोना पीरियड में जो है, तो वो वेबिनार के माध्यम से हम लोगों ने जुड़ के कई वेबिनार में हम लोगों ने अटेंड किया और अपने म्यूज़ियम को वहाँ तक रखा जो आम दर्शकों तक पहुँच चुके। लोग अगर देखना चाहते हैं घर बैठे तो फेसेस पटना के मतलब यूट्यूब पर जाके फेसेस पटना क्लिक करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारी जो है वीडियोस जो है म्यूज़ियम की वहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जो म्यूज़ियम और फेसेस के सहयोग से हम लोग आम दर्शकों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल सराहनीय और बेहतर कदम इसे कह सकते हैं, क्योंकि पैंडेमिक सिचुएशन में जो लोग घरों में कैद हो गए, जो लोग नहीं जा पाए, उनके लिए आपने एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, एक यूट्यूब यानी कि वीडियो के माध्यम से आपने उन तमाम जानकारियों को, इतिहास को सबके सामने रखने की कोशिश की और कोशिश निरंतर अभी भी जारी है। चूँकि डॉक्टर सुमन एक अहम सवाल हमारा ये रहेगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग ये रुचिकर बात है कि संग्रहालय के अध्यक्ष होने के साथ साथ आपको नाटक में भी रुचि है और आपने जैसा कि बताया कि आपने नाटक में आपने डिप्लोमा भी किया है, तो उसके माध्यम से जरूर चाहेंगे ये नाटक में रुचि कैसे हुई और संग्रहालय को आप नाटक से जोड़कर किस तरह से देखना चाहते हैं? मैं नाटक से रुचि तो बचपन से ही थी, लेकिन जब मैं पटना आया 2004 में, जब मैं उस समय पटना यूनिवर्सिटी में एमए कर रहा था, तो मैं कालिदास रंगालय से जुड़ा जी। और मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं कि आरपी तरुण, अजीत गांगुली, अरुण कुमार, इन सब के साथ रहने का, सीखने का मुझे मौका मिला। 2 साल का हमने वहाँ से डिप्लोमा लिया।
डिप्लोमा लेने के बाद मैं अभी भी जुड़ा हूँ बिहार आर्ट थिएटर से। मैं जुड़ा हूँ पटना रंगमंच के 2 और संस्थान हैं, जैसे कला जागरण हो गए, हमारा फेसेस पटना है, उससे भी हम मतलब नाटक करते हैं। तो ये सारे संस्थान से जुड़ के हम लोग नाटक कर रहे हैं। और ख़ास करके जब मैं इसमें जुड़ा, जब संग्रहालय अध्यक्ष बना, मैं बाद में बना, पहले मैं रंगकर्मी था, मैं किया करता था। तो जब मैं इसमें आया तो हमारी जो टीम थी फेसेस पटना, जैसा मैंने बताया कि वीडियोस बनाते हैं, तो उसमें हम लोगों ने बैठ के विचार किया कि म्यूजियम को हम कैसे जोड़ सकते हैं आम दर्शकों से और नाटकों के माध्यम से। तो उसमें ये हुआ कि ऐसा करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को लेके हम कोई प्ले लिखते हैं, प्ले बनाते हैं। मैं आपको बताऊं कि यक्षिणी पे बहुत सारे विद्वज्जन, बहुत बड़े बड़े कवि ने उन पे लिखी हैं कविताएं, बहुत सारे हुए हैं। लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि यक्षिणी के ऊपर एक प्ले बनाया। और प्ले जो था वो जैनून था, वो जैनून है। मैं आपको बताऊं कि वो प्ले आप पटना में हो तो देखें उसको, और उसकी 5 प्रस्तुति भी हो चुकी है। और उस प्ले में 2 पार्ट है, उसको लिखा है अरविंद कुमार ने, डायरेक्शन दिया है। यानी कि नाटक के माध्यम से जो म्यूजियम है उसकी जो प्रदर्शनी है वो दिखाई जाती है। एक तरह से जो अवेयरनेस है, जागरूकता है, वो लोगों में पैदा करना है और फैलाना भी है। डॉक्टर शंकर सुमन जी, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका हमारे इस खास कार्यक्रम, और इसके साथ साथ आपने जो हमारे इस कार्यक्रम में आए और कई सारी जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज हमने अपने खास कार्यक्रम में आमंत्रित किया पटना संग्रहालय के संग्रहालय अध्यक्ष डॉक्टर शंकर सुमन को, जिन्होंने कई सारी जानकारियां संग्रहालय से जुड़ी दी और विशेष तौर पर जागरूकता को लेकर भी उन्होंने बातें बताई। उम्मीद करते हैं हमारा आज का ये कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। कार्यक्रम अच्छा लगा तो ज़रूर अपने जो विचार है, जो अपना खत के माध्यम से ज़रूर हमारे साथ साझा करें, और इसके लिए उठाए कागज़ और कलम, लिखें हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहार, निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 80001। हमारा email ID है director ddkpatna@gmail.com।